नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे थे अध्याय 9 परिवार एवं समुदाय। हमने परिवार के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था। तो ये अध्याय 9 परिवार और जो समुदाय है उसका सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समुदाय के बारे में कि समुदाय किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखिए, अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, हमारा अध्याय पढ़ते हैं। परिवार न केवल अपने अंदर बल्कि अन्य परिवारों से और आसपास के लोगों से भी जुड़े होते। इसने कहा कि जब हमने कल परिवार पढ़ा था तो इसमें यह था कि जो परिवार के लोग हैं सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि जो परिवार के लोग हैं केवल ये नहीं कि एक ही परिवार से, मतलब अपने अपने परिवार से, अपने भाई से, अपने बहन से, अपने माता पिता से या फिर दादा दादी या नज़दीक के जो रिश्तेदार हैं उनसे उनका काम चल जाएगा, अपितु वे अन्य परिवारों से, जो दूसरे परिवार उनके आसपास, उन लोगों से भी वो जुड़े होते हैं। आपस में जुड़े लोगों के इस समूह को समुदाय कहते हैं भी। अब समुदाय किसे कहते हैं कि आपस में जो लोग जुड़े होते हैं, एक दूसरे से सहयोग करते हैं, तो उन लोगों को क्या बोलते हैं, या फिर उन लोगों के समूह को क्या बोलते हैं? समुदाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समुदाय बोलते हैं। आपको विभिन्न संदर्भों में समुदाय के अन्य अर्थ भी होते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं लोगों के समूह के बारे में, लेकिन इसने कहा कि समुदाय के अन्य अर्थ भी हो सकते हैं। हम सामाजिक की दृष्टि से देखेंगे, जो हम पुस्तक पढ़ रहे हैं उसके अनुसार, तो वहाँ पे जो समुदाय का अर्थ है वो है आपस में जो लोग जुड़े होते हैं एक दूसरे से, उसको हम समुदाय बोलते हैं। समुदाय के सदस्य विभिन्न कारणों से एक साथ आते हैं, जैसे कि त्योहार मनाने और मेले, विवाह, अन्य अवसरों के आयोजन पर। इसने कहा कि जो समुदाय के जो लोग हैं वो अलग अलग अवसरों पर मतलब इकट्ठे होते हैं, कि शादी के टाइम पे, त्योहारों के टाइम पे, मेले के टाइम पे। तो आप देखिए कि जब आपके परिवार के जो आसपास के पड़ोसी वगैरह, आपके गांव के लोग कब इकट्ठा होते हैं, तो ये चीज़ आप खुद से देख सकते हैं। ये नहीं कि रोज इकट्ठा होते हैं, वे विशेष अवसरों पर इकट्ठा होते हैं। कुछ गांव में लोग फसल कटाई और बुआई के लिए भूमि तैयार करने जैसे कृषि कार्यों में एक दूसरे की सहायता देने के लिए भी एक साथ आते हैं। मतलब कि कुछ लोग क्या होते हैं कि जैसे मान लो कि फसल की कटाई करवानी है भी, तो उसमें क्या एक परिवार के लोग दूसरे परिवार की, जैसे पहले मिलके दो चार परिवार इकट्ठा होके पहले एक परिवार की फसल काट देते, फिर दूसरे परिवार की। इस प्रकार वो क्या है कि आपस में मिलकर फसलों को काट देते, इकट्ठा होकर एक दूसरे की वो सहयोग करते हैं। समय बीतने के साथ समुदाय प्राकृतिक संपदा और पानी, चरागाहों और वन उत्पाद जैसे संसाधनों को साझा उपयोग पर सहमत। उसने कहा कि पहले लोग थे ना, वो सिर्फ यहाँ तक सीमित थे कि एक दूसरे की हेल्प करवा दी, सहायता करवा दी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो जो समुदाय थे, लोगों का समूह है, उन्होंने क्या किया कि जो प्राकृतिक संपदा, जो प्राकृतिक चीजें हमें मिली है, जैसे पानी है, भूमि है, या और कोई आपके गांव में कोई प्राकृतिक तालाब है या प्राकृतिक वन है, पहाड़ है, और पानी, चरागाह जहाँ पशु वगैरह चराया जाता था, वन उत्पाद मतलब लकड़ी वगैरह, जो वन है ना, वन से जो चीजें मिलती है, वो जैसे संसाधनों को साझा उपयोग पर सहमत हुए कि ये नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति के लिए, एक परिवार के लिए अलग जोड़ है भी, अलग तालाब है पशुओं के लिए हर एक परिवार का, या फिर खेलने का मैदान अलग अलग है। तो उन्होंने क्या हुआ कि इस बात पे सहमत हो गए कि चलो हम एक तालाब बना लेते हैं, एक पार्क बना लेते हैं, एक स्कूल बना लेते हैं, जिसका हम साझा उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार बात पर वो सहमत हुए। यह अनेक जनजातियां तथा कुछ ग्राम समुदाय में देखा गया है भी। और उसने कहा कि ये जो साझा चीज प्रयोग करने की है ना, तो ये अनेक जनजातियों और गांव में देखा गया है। तो जो बच्चे गांव में हैं वो आराम से इस चीज को जानते होंगे कि उनके जब पशुओं को पानी पिलाने के लिए वो एक ही तालाब हो सकता है कि गांव में एक से ज्यादा तालाब हो। मैंने कहा था कि ये जो लेसन है ये आपसे ही रिलेटेड है, आपकी ही बातें, आपको बस ध्यान से इसको सुनना है। आज के ग्रामीण भारत के ग्राम समुदाय में कुछ सीमा तक इसे देखा जा सकता है।
क्लियर है? ये बात आप आराम से देख सकते हैं कि किस प्रकार जो कॉमन चीजें गांव में, जिसमें सभी गांव के लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे पशुओं को चराने के लिए कोई भूमि होगी, पशुओं को पानी पिलाने के लिए कोई भूमि होगी, बच्चों को खेलने के लिए कोई भूमि होगी। तो इस प्रकार पूरे गांव की वो साझी भूमि होती होगी। इस तरह के अभ्यास, जिन्हें अलिखित नियम कह सकते हैं, ये समुदाय को संसाधनों तक सुरक्षित पहुंच प्रदान होती है भी इनसे। इसने कहा कि अलिखित नियम है भी, ये कहीं पे भी नियम लिखे नहीं होते कि हमें ये इस संसाधन का प्रयोग इस प्रकार से करना है, ये अलिखित नियम है। इसलिए इनको क्या कहा गया? अलिखित नियम है, क्योंकि इनका विवरण कहीं पर भी नहीं कि आपको इस प्रकार से समुदाय को रहना भी, कहीं पे लिखा नहीं हुआ होता कि इस प्रकार से आपका एक तालाब होगा जिसमें से सभी पानी लेके आएंगे। ये सब क्या, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपसी समझ है, इसलिए इनको अलिखित नियम कहते हैं। इस तरह के अभ्यास से समुदाय को संसाधनों तक सुरक्षित पहुंच प्रदान होती, मतलब सभी संसाधन वो आराम से प्रयोग में ले लेते हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे पशुओं को चराने की भूमि हो, चाहे कोई वन हो जहां से वो लकड़ी काट कर लेके आते हो, या फिर अन्य उत्पाद पेड़ों से प्राप्त करते हो, तो आराम से उनकी वो उन तक पहुंच जाते हैं संसाधन। परंतु इसका अर्थ यह भी है कि समुदाय के अंदर सभी प्रकार व्यक्तियों के विशिष्ट कर्तव्य तथा अन्यथा समुदाय सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा भी। इन्होंने क्या कहा है कि जो समुदाय के अंदर है ना, प्रत्येक परिवार है, चाहे अंदर सभी परिवार तथा व्यक्तियों के विशिष्ट कर्तव्य है, अन्यथा समुदाय सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाएगा। तो देखिए उसमें कहा कि जितने भी परिवार है ना, या फिर जितने भी व्यक्ति है, उनका कोई ना कोई कर्तव्य है समुदाय में, तभी तो समुदाय चल पाएगा, वरना तो सहयोग जो है, जो समुदाय है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति की और प्रत्येक जो परिवार है उसकी कुछ न कुछ जिम्मेवारी है। अब वो किस प्रकार से है, अब हम इसको आगे पढ़ेंगे भी। अब देखिए, विगत वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के झाबुआ कस्बे के आसपास के क्षेत्र विकट जल संकट का सामना कर रहे हैं भी। जो पिछले वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश का एक झाबुआ कस्बा है, वहां के लोग क्या हैं, बहुत जल की कमी है भी, वहां पे जल संकट का सामना कर रहे। संकट के समय किसी व्यक्ति या परिवार को समर्थन देने के लिए साथ मिलकर काम करने की प्रथा अल्मा को पालन करते हुए भील समुदाय ने सैकड़े गांव में हजारों पेड़ लगाने का निर्णय लिया भी। अब देखिए, इसने कहा कि एक भील समुदाय था, उन्होंने क्या निर्णय लिया कि पानी की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, कि मौसम और टेम्परेचर बढ़ेगा, पानी की कमी होगी, वर्षा नहीं होगी तो गर्म होगा। तो उन्होंने एक निर्णय लिया कि पेड़ लगाएंगे, और जो पेड़ लगाने को क्या करते थे, साथ मिलकर सभी पेड़ लगाते थे भी, हजारों की संख्या में। तो उस प्रथा को क्या कहा जाता था, हलमा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, हलमा कहा जाता था। भीलों ने बारिश के पानी को सुरक्षित करने के लिए अनेक तालाब भी खोदे, सभी ने साथ मिलकर तालाब भी खोदे, पेड़ भी लगाए, और वर्षा जल संचय करके अनेक संरचना बनाई, मतलब वर्षा का जल इकट्ठा करने के लिए बहुत सी छोटी मोटी टंकियां हैं, तालाब हैं, बहुत सी चीजें बनाई। उन्हें इस काम के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता था। पारिश्रमिक का मतलब उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी, कोई पैसा नहीं मिलता था, बल्कि समुदाय और पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्य के रूप में उन्हें यह कार्य किया। उन्होंने किसके रूप में किया, अपने समुदाय के प्रति कर्तव्य के रूप में, कि उनका ये फर्ज बनता कि समुदाय के प्रति हम कोई कार्य करें। ऐसा ही मेरा भी कर्तव्य बनता है, आपका भी कर्तव्य बनता है, सभी का कर्तव्य बनता है कि जहाँ पे कोई काम ऐसा लगता है कि ऐसा करने से हमारे जो समुदाय है उसको लाभ होगा, तो जरूर हमें वो काम करना चाहिए। जैसे अब सरकार की मुहिम है, जैसे हरियाणा जो सरकार है, एक पेड़ माँ के नाम चला रही है, माई लाइफ पोर्टल। तो उस पे क्या, पेड़ों को लगाना है, हर एक विद्यार्थी को एक पेड़ लगाना है, एक पेड़ माँ के नाम। तो इस प्रथा को क्या कहा जाता है, हलमा परंपरा का उद्देश्य धरती माँ की सेवा करनी है, मतलब धरती को हरा भरा बनाना है, पानी को संचय करना है। 2019 में शिवगंगा आंदोलन के महेश शर्मा को भील समुदाय के लिए किए गए परिवर्तनकारी कार्य हेतु पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया भी। अब क्या हुआ, और सुनिए आप, समुदाय के प्रति कर्तव्य। चेन्नई में 2015 के दौरान बाढ़ के समय
जो सड़कें थी वो नदियां बन गई, बहुत ज्यादा वहां पे क्या आई थी, बारिश हुई थी और बाढ़ आ गई थी भी। लोग आने जाने में असमर्थ थे, मतलब लोग जा भी नहीं पा रहे थे, सभी दुकानें बंद हो गई थी, सेवाएं बाधित, मतलब सेवाएं मतलब जो स्कूल थे, रेलगाड़ियां थी, पोस्ट ऑफिस सर्विस थी, जो भी वहां पे सर्विस थी वो सब बंद हो गई थी। अनेक निजी समूह मतलब कि कुछ लोग थे जो इकट्ठा हो गए, उनको निजी समूह बोला जाता है। विशेष रूप से आध्यात्मिक और धार्मिक संगठनों ने बड़ी मात्रा में भोजन तैयार किया और अभावग्रस्त लोगों के बीच बांटा। उसने कहा कि अलग अलग प्रकार के लोग थे वो इकट्ठा हुए या फिर उनके पहले से संगठन बने हुए थे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे लोग काफी परेशान है, तो उन्होंने क्या किया, लोगों को भोजन बनाया, अपने पास से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया, भोजन बनवाया और जिन लोगों को भोजन की जरूरत थी उन लोगों तक उन्होंने पहुंचाया भी। क्लियर हुई बात आपको? ये कोई डाउट? तो ये समुदाय के कार्य बता रहा कि हमारे समुदाय के प्रति क्या कर्तव्य है। इस प्रकार अनेक उदाहरण है जब लोग बिना किसी लाभ की उम्मीद के समुदाय के हित के लिए एक साथ मिलकर आगे आए। क्या आप ऐसी किसी घटना के विषय में सुना है भी? तो इसने कहा कि उसमें लोगों का लाभ नहीं होता, वो क्या करते हैं कि समुदाय के लिए क्या करते हैं, कर्तव्य का पालन करते हैं, जो कर्तव्य है। कई बार आपने देखा हो कि गांव में किसी गरीब लड़की की शादी होती है तो सभी लोग पैसा इकट्ठा करके उसको देते हैं, तो जो वो समुदाय में रहते हैं उस समुदाय का कर्तव्य पूरे समुदाय का भी और एक व्यक्ति का समुदाय के प्रति भी कर्तव्य है। आपने वास्तविक जीवन की उपरोक्त कहानियों में से एक ग्रामीण संदर्भ का दृष्टांत दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में समुदाय होते, उसने कहा कि ये जो सारी चीजें थी ना, ये था ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा होता है, लेकिन जो शहरी क्षेत्र में भी समुदाय होते हैं, यद्यपि यह कुछ अलग तरीके से कार्य करते हैं। आइए वास्तविक जीवन की एक और कहानी का उदाहरण देखें भी। 20 साल पहले अहमदाबाद के एक क्षेत्र में एक छोटी सी ऑटो फैब्रिकेशन वर्कशॉप के मालिक थे कमल परमार भी। क्या नाम था? कमल परमार। ऑटो फैब्रिकेशन वर्कशॉप वो था जहां आपकी गाड़ियां ठीक होती हैं, उनमें डेंट पेंट थोड़ी बहुत उनको खराब हो गई ना तो उसको मॉडिफाई किया जाता है अभी, ठीक है, और सुंदर रंग पेंट वगैरह बना के उसको बोलते हैं ऑटो फैब्रिकेशन वर्कशॉप। के मालिक थे कमल परमार ने देखा कि सड़क पर वंचित बच्चों का एक समूह है। वंचित बच्चे मतलब जिनका कोई घर बार नहीं है, अनाथ है, उन बच्चों का एक समूह है, एक टोली है। इनमें से कुछ बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी थी जबकि अन्य तो कभी विद्यालय गए ही नहीं थे भी, ठीक है। कुछ लोग बच्चों ने पढ़ाई छूट गई थी सभी की, और कुछ तो ऐसे थे जो कभी स्कूल में गए ही नहीं थे। कमल ने अपने नियमित काम के बाद उन्हें हर दिन 5:30 बजे से रात 9:30 बजे तक पढ़ाना शुरू किया। और कमल ने क्या देखा कि जो उन बच्चों को दया आई उन बच्चे पे, और कमल परमार ने क्या किया, मेरी आवाज आ रही क्या आपको? अब जब उनका काम खत्म हुआ था ना 5:30 बजे, 5:30 बजे से 9:30 बजे तक उनको पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने बच्चों को रात में मुफ्त भोजन भी कराया। जल्दी उनकी कक्षा में 150 बच्चे आने लगे और पढ़ाई में उनकी बहुत रुचि भी थी जिन बच्चों को वो पढ़ा रहे थे। क्लियर हुई यहाँ तक कि उन्होंने देखे कि कुछ बच्चे हैं जो क्या है, इधर उधर घूम रहे हैं, वंचित मतलब उनका घर बार नहीं है, तो उनको पढ़ाना स्टार्ट किया और धीरे धीरे ऐसे शहर में उनके 150 बच्चे हो गए। एक स्थानीय विद्यालय के कुछ अध्यापकों ने कक्षाओं के बारे में सुना और उन्होंने भी वहां पढ़ाना शुरू किया। उनमें से एक ने बताया इन बच्चों के पास बैठने के लिए समुचित बेंच नहीं है, कक्षाओं में पूरी तरह शांति नहीं है और गुजरते हुए वाहन काफी शोर करते। उसने कहा कि जो स्थानीय आसपास एक विद्यालय था वहां पे क्या था कि कुछ टीचर थे ना, तो उन्होंने इस विद्यालय के बारे में सुना कि ऐसे ऐसे एक दुकान वाला है तो ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाता, तो वो टीचर भी अध्यापक भी वहां पढ़ाने के लिए आए। और उन्होंने उनमें से एक अध्यापक ने बताया कि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि एक तो उनके पास बैठने के लिए बेंच नहीं है और आसपास रोड से गाड़ियां जाती उनका भी शोर शराबा होता है। कक्षाओं में पूरी तरह शांति नहीं है और गुजरते हुए वाहन काफी शोर करते, फिर भी वे अध्यापकों की बातों पर अपना पूरा ध्यान लगाते। उसने कहा कि ऐसी कंडीशन है, न तो बैठने के लिए बेंच है, बाहर साधन जा रहे हैं, मतलब गाड़ी मोटर कार ये सारी चीजें जा रही, कभी हॉर्न की आवाज कभी गाड़ी की आवाज बार बार आ रही है। तो उन्होंने कहा कि फिर भी वे बच्चे अध्यापकों की बातों पर अपना पूरा ध्यान लगाते हैं।
इसने मेरा मन छू लिया। इस बात ने मुझे उनसे जो स्नेह और लगाव मिला वह अविश्वसनीय है। नियमित रूप से विद्यालय जाने वाले कुछ बड़े बच्चों ने भी कमल की कक्षाओं में स्वेच्छता से पढ़ाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि कुछ बड़े बच्चे 11वीं 12वीं के, तो वो भी जब उधर से गुजरते, कोई इंटेलिजेंट बच्चा जिसका पढ़ाने का मन करता है, तो वो छोटे बच्चे जैसे सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, उन बच्चों को पढ़ाना उन्होंने शुरू कर दिया। इनमें से एक ने बताया, हम वहाँ पढ़ाने गए थे किंतु हमने बहुत कुछ सीखा। उन बच्चों में बड़े बच्चे थे जो पढ़ाने गए, उसने कहा कि गए तो हम पढ़ाने थे लेकिन हमने उन बच्चों से बहुत कुछ सीखा जिंदगी के बारे में। तो देखिए पाठशाला, और एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूं कि जो हमने जो एक प्रथा पढ़ी थी ना, तो ये देखिए कि हलमा प्रथा, तो ये देखिए कि ये कितने लार्ज तौर पर क्या लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। साथ मिलके देखिए पानी के लिए टंकियां वगैरह बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद देखिए कि ये साथ मिलके ये सारे लोग साथ मिलके काम कर रहे हैं। इन्होंने वर्षा का पानी इकट्ठा किया है। ये काम पर जा रहे हैं, देखिए इनके पास जो औजार है खुदाई के वो सब लेके ये जा रहे हैं। और ये इसकी क्लास है परमार साहब की। अपनी कक्षा में इस कहानी पर चर्चा कीजिए। यह कहानी समुदाय के प्रति किस तरह की मनोवृत्ति को दर्शाती है, मतलब कि किस प्रकार आपकी जो मन है उसको दर्शाती है कि समुदाय के प्रति हमारा कैसा मन होना चाहिए, कैसा उसकी सोच होनी चाहिए। कमल परमार के प्रयास में कौन कौन से मूल्य प्रदर्शित होते हैं। उन वंचित बच्चों के बारे में सोचिए। क्या आप ऐसा मानते हैं कि समाज ने उनके प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है? समाज को सभी बच्चों की शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए? इन चारों क्वेश्चनों के आंसर हम जब अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे उसमें देखेंगे। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। समुदाय के प्रति किस तरह की मनोवृत्ति को दर्शाती है, कि समाज के प्रति हमारी मनोवृत्ति होनी चाहिए कि समाज के को भला करने की। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं कि ये समाज के प्रति समर्पण की, कर्तव्य की जो आपकी मनोवृत्ति को दर्शाती है, जैसे परमार की थी उन्होंने, ठीक है। कमल परमार के प्रयासों में कौन से मूल्य प्रदर्शित होते हैं? कमल परमार के प्रयासों में जो उनकी कर्तव्य, एक तो राष्ट्रवाद, देशभक्ति, बिल्कुल वो क्या करते, बच्चों को पढ़ा रहे थे। एक दयालुता, ठीक है, एक मानवता, इंसानियत जैसे मूल्य उनके प्रयास में प्रदर्शित हो रहे थे। उन वंचित बच्चों के बारे में सोचिए। क्या आप ऐसा मानते हैं कि समाज के उन्हें उनके प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है? ये क्वेश्चन मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूं कि क्या आपको लगता है कि समाज ने उनके साथ अन्याय किया है या फिर ये उन बच्चों की ही गलती थी जो उनके साथ हो रहा है? ये बात क्लियर हुई। समाज के सभी बच्चों की शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो समाज के सभी बच्चों के लिए शिक्षा पहुंच जाए, इसके लिए एक तो मुफ्त शिक्षा प्रोग्राम होना चाहिए कि सभी को शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, ठीक है। एक जो स्कूलों की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा खराब है, मतलब स्कूलों का सुधार करना चाहिए। और स्कूलों की जो रिपोर्ट है वो एनुअली, वार्षिक तौर पर सरकार को लेनी चाहिए। और जो सरकारी टीचर है उनको क्या जवाबदेही उनकी होनी चाहिए रिजल्ट के प्रति। और सरकार को, जैसे एक हरियाणा सरकार है वो क्या करती है कि इस साल बच्चों ने कितने एडमिशन लिया, जैसे 25 बच्चों ने एडमिशन लिया हर स्कूल में, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, तो वो देखती है क्या अगली साल 25 बच्चों ने एडमिशन लिया, नए हैं वो अलग है, फर्स्ट में आए वो अलग है, क्या सेकंड से लेके 12वीं के इन्होंने घटा दिए, क्या 25 हुए? अगर 25 जो बच्चे एडमिशन हुआ उन बच्चों ने 25 का रिपोर्ट उनके पास पहुंच गया, आधार कार्ड समेत सब कुछ उनके पास रिपोर्ट है। और अगले साल वो देखते हैं कि 25 में से, मान लो कि इन 25 में से क्या 25 ने एडमिशन ले लिया या फिर 23 ने लिया, तो वो दो क्या कर रहे हैं और किस कारण से उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। ये बहुत अच्छी पहल है, इस प्रकार से सरकार को काम करना चाहिए। पिछले 30 या 40 वर्षों में नए प्रकार के समुदाय उभरे। इसने कहा कि पहले तो सिंपल था, आपस में परिवार जुड़ के रहते थे, लोग आपस में मिलकर रहते थे, लेकिन 30 या 40 वर्षों में नए प्रकार के समुदाय आए हैं। इन अनेक नगरीय क्षेत्रों में आवासीय कल्याण समितियां ऐसे समुदाय के उदाहरण, मतलब कि एक है आवासीय कल्याण समितियां, मतलब छोटी छोटी कॉलोनियां होती हैं, सेक्टर होते हैं, उसमें कुछ लोग क्या है समूह बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, उनको आवासीय कल्याण समितियां नाम दिया गया है। जो अपने नियम और व्यवस्था बनाते हैं वो एक सोसाइटी टाइप बना लेते हैं, ठीक है।
यह नियम अपशिष्ट प्रबंधन, सामान्य क्षेत्रों की सफाई, पालतू पशुओं की देखभाल और अन्य चीजों को लेकर हो सकते हैं। कि वो क्या करते हैं कि कुछ लोगों का ग्रुप बनाएंगे और वे कहेंगे हमारे ग्रुप का ये काम है कि मोहल्ले की साफ सफाई करना है, शहर की साफ सफाई करने, हमें आवारा जो पशु है उनकी देखभाल करना। मतलब इस प्रकार के ग्रुप बनाए गए हैं और उनको नाम दिया गया आवासीय कल्याण समितियां। इन समुदाय में रहने वाले लोग इन नियमों और कानूनों के निर्माण में भागीदार होते हैं। कि वो लोग इन जो कानून इन्होंने बनाए हैं कि किस प्रकार से, मान लो कि हमें 1000 रुपये डोनेशन देना है हर महीने, और इस प्रकार हमें क्या करना है कि मोहल्ले में पानी की व्यवस्था करनी है, या बच्चों के लिए शेड बनवाना है, जो अनाथ बच्चे उनके लिए, या फिर जो पालतू जानवर है उनका हमें इलाज करवाना है। जो अगर जो आवारा है, पालतू नहीं, जो आवारा जानवर सड़कों पर घूमते फिर अगर कोई किसी को चोट लगी तो वहां से सब क्या है ऐसे कार्य करते हैं। अंततः समुदाय एक दूसरे आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए आवासीय कल्याण समिति या किराने की आपूर्ति के लिए व्यापारी समुदाय और कूड़े के निपटान के लिए नगर निगम के कामगारों पर निर्भर होते हैं। हमारे जटिल समाजों में प्रत्येक व्यक्ति कई अन्य व्यक्ति और समुदाय पर निर्भर होता है। इसने कहा कि प्रत्येक समुदाय आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। भी जो समुदाय है आपका एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे एक समुदाय हो गया, ग्रुप हो गया कि उन्हें क्या करना है कि लोगों को खाना खिलाना है, तो उसके लिए जो हमें खाने का जो सामान आएगा उसके लिए किस पर निर्भर है, वो व्यापारियों पर भी। और अगर कोई ऐसी समिति है जिसे कूड़े का निपटान करना है तो उस पर किस पर निर्भर होगा, नगर निगम के जो कामगार है ना उन पर उन्होंने निर्भर होना पड़ेगा। तो हमारे जटिल समाज में हमारा जो समाज है जिसमें परिवार है, बहुत सारे परिवार एक साथ रहते हैं, तो इसमें बताया कि एक आदमी दूसरे आदमी पर निर्भर रहता है। जैसे हम सब्जी के लिए सब्जी बेचने वाले पर निर्भर रहते हैं, कोई और चीज़ है उसके लिए उस पर निर्भर रहते हैं, या फिर हम कोई काम करते हैं, मान लीजिए हम ड्राइवर है, हम बच्चों को ले जाते हैं तो उसको उस गाड़ी के लिए वो हम पर निर्भर रहते हैं। कि सभी आदमी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। एक अकेले व्यक्ति या एक अकेले परिवार से काम कभी नहीं चल सकता, ये बात आप ध्यान रखना। तो एक परिवार की फोटो दी गई है, आइए पता लगाइए। अपने परिवार के बाहर उन सभी लोगों की सूची बनाइए जो अपने कार्यों के माध्यम से किसी न किसी रूप में आपको सहायता प्रदान करते हैं। भी आपके परिवार को छोड़ के बाकी लोगों से कौन आपको दूध देने आता है, कौन आपको सब्जी देने आता है, कौन आपको और जो अनाज है वो देने आता है। तो आपको सूची बनानी है कि कौन कौन से लोग आपके घर में आते हैं या आपके परिवार के पास आते हैं, कि वो आपको किस प्रकार से सहायता करते हैं। अब हम समझ सकते हैं कि जो समुदाय एक लचीली संकल्पना है, इसके कुछ अन्य उदाहरण है भी। अब देखिए क्या क्या उदाहरण समुदाय के। एक जाति या इसके उप विभाजन को भी बहुदायक समुदाय कहा जाता है। मैंने कहा था कि एक तो होता लोगों का ग्रुप, और कौन कौन से समुदाय होते हैं कि एक जाति, जैसे कोई भी जाति है, ब्राह्मण है, ठीक है, कुमार है, तो एक जाति को एक समुदाय मान लिया जाता है। या फिर इसका उपविभाजन मतलब जाति को भी विभाजित किया जाता है, जैसे गोत्र होते हैं ना, उन गोत्रों को भी एक समुदाय मान लिया जाता है अभी जाति के अंदर। बहुधा मतलब प्राय आमतौर पर भी एक विशेष धर्म, क्षेत्र, सामान्य कार्य, रुचि के लोगों का समूह, विशेष रूप से एक छोटा समूह भी समुदाय। अब किस किस को माना गया है, एक जाति या एक इसका उपविभाजन। जाति का उपविभाजन होता है गोत्र में भी, ठीक है, तो उसको भी समुदाय माना गया है। कुछ धर्म के लोग हैं, एक धर्म को भी समुदाय माना गया है। एक क्षेत्र के लोगों को भी क्या माना गया, समुदाय, ठीक है। सामान्य कार्य रुचि के लोगों का समूह। इसने कहा कि कुछ लोगों को रुचि होती है पेड़ लगाने में, तो उनका जो समूह उसको भी समुदाय माना गया है। कुछ धर्म के लोग हैं उनको भी क्या है, समुदाय माना गया है। क्षेत्र मतलब जैसे आप किसी एरिया के हैं तो हरियाणा के लोग हैं तो वो हरियाणवी समुदाय के होंगे, पंजाब के लोग वो पंजाबी समुदाय के होंगे। तो एक क्षेत्र से संबंधित भी समुदाय हो सकता है। विशेष रूप से एक छोटा समूह भी समुदाय कहलाता है। उदाहरण के लिए मुंबई का पारसी समुदाय, कि मुंबई में पारसी लोग रहते हैं ना, तो पारसी समुदाय हो गया। चेन्नई का सिख समुदाय, अमेरिका का भारतीय समुदाय। मतलब समुदाय छोटे समूह को, बहुत बड़ा क्षेत्र, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा है, और उसमें आप
उसकी संख्या थोड़ी है तो वो एक छोटा, अगर आपका समुदाय है वो भी क्या है, आपका छोटा समूह है, वो भी क्या कहलाएगा, समुदाय। क्योंकि आपको पता है कि मुंबई में पारसी बहुत कम मिलेंगे, तो उनका भी मतलब इसने ये कहने की कोशिश की है कि समुदाय छोटा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा हो। केरल का वैज्ञानिक समुदाय, गांव का किसान समुदाय इत्यादि। यह सूची अंतहीन है कि जैसे अध्यापकों का समुदाय, ठीक है, महिला अध्यापकों का समुदाय, डॉक्टरों का समुदाय, ठीक है। अपने विद्यालय में विभिन्न समुदाय का हिस्सा हो सकते हैं, आप विभिन्न समुदाय के हिस्सा हो सकते हैं। निस्संदेह आप कक्षा के साथ खेल समुदाय, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर, विज्ञान या नाट्य समूह आदि का भी हिस्सा हो सकते हैं। अब जैसे आपका स्कूल है, आपके स्कूल में कोई उसका स्पोर्ट्स के बच्चे हैं, आप उसमें शामिल हो गए, मतलब स्पोर्ट्स का हिस्सा हो गए। कुछ कल्चरल एक्टिविटी करते हैं, मतलब नाच गाना, आपने उसमें पार्टिसिपेट ले लिया तो आप उस समुदाय का भी हिस्सा हो गए, ठीक है। एनसीसी आपके स्कूल में होती है, नेशनल कैडेट कोर, तो इसमें राष्ट्रीय कैडेट कोर, तो उसमें भी आपका हिस्सा हो गया, तो आप उस समुदाय का भी हिस्सा हो गए। मतलब एक आदमी एक से ज्यादा समुदाय का भी हिस्सा हो सकता है। और समुदाय कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो एक विशेष कार्य करते हैं, जो अपने समुदाय के प्रति अपने कर्तव्य को निभाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा अध्याय नंबर 9 जो हमने कंप्लीट कर लिया है। जल्द ही हम आने वाले 10 या 15 दिन में कंप्लीट बुक को कर लेंगे और जल्द ही इसकी एक हम समरी लेके आएंगे जो सिर्फ 10 या 15 मिनट में आपका कंप्लीट लेक्चर कवर करवाएगी। और इस प्रकार हमारी जो सामाजिक विज्ञान वो कंप्लीट हो जाएगी और इसके सारे अभ्यास के प्रश्न उत्तर जल्द ही हम आपको करवा देंगे। सभी की अलग अलग प्ले लिस्ट है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।